अनबर स्टेज पर आता है तो चारों तरफ तालियों और हूटिंग की आवाज आने लगती है, लेकिन अनबर तो आंखें बंद किए खड़ा था और उसकी बंद आंखों में दो हिरनी जैसी खूबसूरत काली बड़ी बड़ी आंखें थीं, जो टिमटिमाते हुए उसकी आंखों में देख रही थीं। बंद पलकों में उन आंखों को देखकर अनबर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसके बाद वो अपने हाथों में गिटार लिए गाना गाना शुरू करता है। अनबर गाना पूरा कर स्टेज से तुरंत ही चला जाता है, क्योंकि अब उसे इतना तो समझ आ गया था कि आध्या उसके लिए क्या मायने रखती है। उसने सोचा था सब कुछ छोड़कर वापस मुंबई आने से वो आध्या को भूल जाएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे उसके अनसुलझे एहसासों का पता चल गया था। गाते वक्त पूरा समय उसकी नजरों के सामने सिर्फ आध्या का चेहरा था, लेकिन आध्या कहाँ है अनबर को पता नहीं था। अब तो चाहे जहाँ भी हो उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। अनबर स्टेज पर से जा चुका था, लेकिन ऑडिटोरियम की भीड़ का उत्साह कम नहीं हुआ था। भीड़ उत्साहित होकर बंस मोर का शोर मचा रही थी, लेकिन अनबर का आता पता नहीं था। भीड़ को शांत करने के लिए उनके सामने अनबर का आना बहुत जरूरी था। बड़ी मुश्किल से समर ने अनबर को ढूंढा और उसे दोबारा स्टेज पर जाने के लिए मना लिया। हालांकि उसका मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी समर के कहने पर वो चला गया। एक बार फिर उसकी आवाज के जादू में सब खो गए। जब उसने गाना शुरू किया, गाना पूरे होने के बाद जब भीड़ ने फिर से अनबर के गाने की मांग की, तो अनबर ने प्यार से उन्हें समझा दिया कि उसे अपनी जरूरी काम से अर्जेंट कहीं जाना है, जिससे वो अभी उनकी मांग पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन जल्द ही वो अपने चहेते फैंस के लिए फिर से शो करेगा। तब जाकर पब्लिक शांत हुई और अनबर वहां से चला गया। बाकी सारी चीजें रोमिल और समर ने संभाल लिया और सब कुछ समेटने में उन्हें रात भर लग गया। सुबह जब दोनों फ्लैट पर पहुंचे तो अनबर कहीं नहीं था, जिससे वो दोनों परेशान हो जाते हैं। रोहन ने खुद अर्धांश की गाड़ी खाई में गिरते देखा था, लेकिन उसकी लाश के न मिलने पर रोहन पूरी तरह से सतर्क था। वो अपने आदमियों को अर्धांश की लाश खोजने में लगाया था, लेकिन उनके हाथ भी निराशा ही लगी थी, जिससे रोहन थोड़ा परेशान तो था ही। इधर बिजनेस में भी उसे घाटा होने लगा। जो कंपनी पहले 3 बेहतरीन कंपनियों में आती थी, इस समय वो 20 कंपनियों में भी नहीं आती थी। और ऊपर से महराज ने भी उसके प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के बजाय वो नए लड़के की कंपनी एएसआर में पैसा लगा रहा था। अगर महराज उसके साथ होते तो उसकी कंपनी बर्बाद होने से बच जाती। एएसआर कंपनी को एक इन्वेस्टर चाहिए था, जो कि उसे मिल चुका था, तो अब उसकी सफलताएं पार करने का समय आ चुका था। अनबर के बिजनेस आइडियल कमाल के थे, जिससे समर को उसके काम में बहुत मदद मिलती थी। रोमिल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी देखता था और साथ ही साथ समर की भी हेल्प करता था। समर अनबर की सारी दिनचर्या, उसकी दवा, उसके कंसर्ट, उसकी मीटिंग्स, स्पॉन्सर से भी मिलना, शो कराना, वो सारे काम देखता था। अनबर प्रोजेक्ट बनाने और रिहर्सल करने में व्यस्त रहता था। उसे ज़्यादा किसी से मिलना पसंद नहीं था, इसलिए वो पार्टीज वगैरह में भी नहीं जाता था। एएसआर कंपनी को बहुत फायदा हुआ था और कुछ ही समय में बिजनेस की दुनिया में एएसआर कंपनी 10वें नंबर पर आ चुकी थी। वहीं रोहन सिंघानिया अपने डूबते हुए बिजनेस को बचाने में लगा था, पर फिलहाल वो कुछ कर नहीं पा रहा था। अनबर सब कुछ छोड़कर शिमला जा चुका था। अनबर के इस तरह शिमला जाने से समर और रोमिल हैरान रह गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उन्हें पता था अनबर करेगा वही जो उसका मन होगा। आज अनबर को शिमला आए 1 सप्ताह हो चुका था, लेकिन आध्या के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं मिली थी, जिससे वो थोड़ा परेशान और उदास हो जाता है। आध्या हर रोज ही नौकरी की तलाश करती थी, क्योंकि उसके पास ज़्यादा समय तो बचता नहीं था, तो वो अखबार के इश्तहार की कटिंग अपने पास रख लेती थी और लंच ब्रेक के समय बड़ी मुश्किल से 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कंपनियों में ही जा पाती थी। आज भी वो दोपहर में एक कंपनी में आई थी, जहां पर्सनल असिस्टेंट की जॉब के लिए इंटरव्यू होने वाला था। आध्या जब तक इंटरव्यू के लिए पहुंची, तब तक वहां इंटरव्यू लगभग खत्म हो चुका था। अब वहां पर सिर्फ 3-4 लड़कियां बची थीं। आध्या भी जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाती है। जो लड़की अभी अभी बाहर आई थी, वो भुनभुनाती हुई चली जा रही थी। आध्या उसे देखकर, अरे मिताली, तुम क्या हुआ, ऐसे चिढ़ क्यों रही हो?
अरे यार चिढ़ूं नहीं तो और क्या करूं। इश्तेहार पीए के लिए दिया गया था और यहाँ मुझे इस टेबल पर बैठाकर डेकोरेशन की डिजाइन बनवा रहे हैं, तो क्या मैं भुनभुना भी नहीं सकती। लेकिन तुझे पता है मुझे नौकरी मिल गई, अब वहाँ हर टेबल पर जाकर यस्सर यस्सर नहीं करना पड़ेगा। कम से कम अब मैं कुर्सी पर बैठकर आराम से काम कर पाऊंगी। और तुझे एक और बात बताऊं, वो जो बॉस है ना हमारा, बड़ा धांसू है यार। मिताली ताली बजाते हुए कहती है। मिताली की बात सुनकर आध्या अपना सिर नामे हिलाती है। तभी उसका नाम बुलाया जाता है। जब वो अंदर जाती है तो एक अधेड़ उम्र का आदमी कुर्सी पर बैठा था। वैसे देखने में उसकी उम्र इतनी नहीं लग रही थी, पर उसके सिर पर सफ़ेद बाल और चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी देखकर तो यही कहा जाता है कि इसकी उम्र ज़्यादा होगी। आंखों पर मोटे फ्रेम का बड़ा सा चश्मा लगा था। आध्या को देखकर वो बड़े प्यार से उसे बैठने के लिए कहता है। आध्या आ तो गई थी, लेकिन अब उसे अजीब लग रहा था। पता नहीं सामने बैठा शख्स कुछ अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था वो जैसे है वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। वो आदमी आध्या से तो मिस आध्या, इससे पहले आप आसरा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थीं, तो फिर आपने वहाँ क्यों छोड़ दिया। अपने चश्मे के पीछे से वो आध्या को घूर रहा था। सर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, आध्या कहती है। जहाँ तक मेरा मानना है छोटी मोटी परेशानियों की वजह से नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। वैसे ये मेरा अपना मानना है, आप जो चाहें सोच और कर सकती हैं। वो जबरदस्ती अपने दांत दिखाने की कोशिश करता है। उस आदमी के हंसने का तरीका भी अजीब ही लगा आध्या को, लेकिन उसके लिए नौकरी भी जरूरी थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ नीचे देखने लगती है। हाँ तो आध्या जी, अभी आप, मेरा मतलब है इस समय आप कोई नौकरी कर रही हैं? एक बार फिर बॉस ने पूछा। जी सर, वहाँ इवेंट कंपनी छोड़ने के बाद से मैं एक होटल में वेट्रेस की जॉब कर रही हूँ, आध्या कहती है। क्या? बॉस की कुर्सी पर बैठा वो आदमी एक झटके से उठकर खड़ा हो जाता है, हैरानी से कहता है, फिर खुद को संभाल कर वापस कुर्सी पर बैठते हुए, ठीक है, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन आपको यहाँ के नियम कानून मानने पड़ेंगे। और हाँ, उसके लिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना पड़ेगा, जिससे अगर आप भविष्य में ये नौकरी छोड़ना चाहें तो उसकी क्या शर्तें होंगी, और अगर कंपनी आपको निकालती है तो उसकी क्या शर्तें होंगी। आप अच्छे से पढ़कर फिर साइन करिएगा। अब आप जा सकती हैं। कल सुबह 8 बजे आ जाइएगा, वरना मेरा काम कैसे होगा। आखिरी लाइन सुनकर आध्या उसे प्रश्न भरी दृष्टि से उसे देखती है, तो एक बार फिर से वो जबरदस्ती अपने दांत दिखाने लगता है। आध्या बिना कुछ बोले कुर्सी से उठती है और बाहर चली जाती है। उसके जाते ही बूढ़ा बॉस खुशी अपने दोनों हाथ सिर पर रखकर एकदम रिलैक्स मूड में कुर्सी पर फैलकर बैठ जाता है। उसे देखकर लग रहा था उसने बहुत बड़ा किला फतह किया हो। आध्या जब बाहर आई तो एक लड़का उसके पास आया, जिसने उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिए जिस पर उसे साइन करने थे। अभी आध्या ने उसे पढ़ना शुरू ही किया था कि मिताली उसके पास आकर, ओहो इतना भी क्या पढ़ना, मैंने भी साइन किए हैं, कुछ खास नहीं लिखा है, कब आना है कब जाना है, और अगर बीच में नौकरी छोड़ना चाहती हो तो 1 महीने पहले बताना पड़ेगा, और अगर कंपनी तुम्हें निकालती है तो निकालने के 3 महीने बाद तक तुम्हें सैलरी देगी। अब जल्दी साइन कर और चल, तुझे तो अभी होटल भी जाना होगा ना, मिताली कहती है। हाँ, आध्या कहती है, चल मैं भी तेरे साथ ही चलती हूँ, क्योंकि हम दोनों को देखकर वो खूसट कुछ नहीं बोलेगा, वरना तो खाने ही दौड़ पड़ेगा तुझे। वैसे भी देर हो गई है तुझे, और मैंने छुट्टी ले रखी है, तो उसे और मौका मिल जाएगा तुझे सुनाने का, इसलिए मैं भी तेरे साथ ही चलूंगी, मिताली अपनी आंखें नचाते हुए कहती है। जहां आध्या शांत रहती थी, वहीं मिताली पूरी बकबक मशीन थी। उसकी आध्या से पहले दिन ही अच्छी बनने लगी थी, और हफ्ते भर में तो मिताली और आध्या बहुत अच्छी सहेली भी बन गई थी। आध्या के बचाव के लिए मिताली हर जगह खड़ी रहती थी, और उसके लिए लड़ने के लिए तो वो किसी से भी लड़ जाए। बस एक अपने अभी नए नए बॉस को छोड़कर। हाय कितना शानदार बंदा है यार, उसकी वो भूरी आंखें, माँ कसम यार अद्दू, एक बार तू देख लेना तो देखती ही रह जाएगी। मिताली की बकबक शुरू हो चुकी थी, और इसी तरह वो दोनों होटल पहुंच चुकी थीं। आध्या आधे घंटे बोलकर आई थी, लेकिन उसे आने में 1 घंटे लग गए थे, जिसकी वजह से होटल का मैनेजर उस पर भड़का हुआ था। ये कोई तरीका होता है?
काम करने का आधे घंटे बोलकर 1 घंटे गायब रहती हो। एक दिन नहीं, हर 2 से 3 दिन बाद तुम्हारा यही काम है, इसलिए मैं तुम्हें आज अभी इसी वक्त काम से निकाल रहा हूँ। कल से आने की कोई जरूरत नहीं है, मैनेजर गुस्से में कहता है। मैनेजर की बात सुन मिताली को हंसी आ जाती है। जो मैनेजर सुन लेता है तो गुस्से में वो मिताली को भी निकाल देता है, जिस पर मिताली को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में, ठीक है सर, आप हमें निकाल रहे हैं ना। फिर चारों तरफ देखकर, ओ बेटर भाई बहनों और यहाँ आए हुए ग्राहकों, सभी लोग ध्यान से सुनिए। हमारे मैनेजर हमें निकाल रहे हैं, हम नौकरी नहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए ये हमें हमारी पूरी 1 महीने की तनख्वाह देंगे, क्योंकि ये बात हम सबसे इन्होंने ज्वाइनिंग के समय बोली थी। अब मैनेजर का गुस्सा छू हो गया, पर इसके पहले का वो कुछ कहता, एक बार फिर मिताली बोल पड़ी, भाइयों बहनों देखो, ये हमें निकाल चुके हैं होटल से, तो अब हम यहाँ 1 मिनट की देरी तक नहीं रुक सकते। आखिर हमारा भी कोई सम्मान है, किसी की नज़र में हो या ना हो, पर हमारी नज़र में तो बहुत है, इसलिए आप सब लोग बोलिए, ये जल्दी से हम दोनों का हिसाब करें। मिताली पूरे एटीट्यूड से कहती है। अब मैनेजर को मिताली के ऊपर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि ज्वाइनिंग के समय उसने सभी से ये बात कही थी, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं था, और जो जाता भी था वो अपनी मर्जी से जाता था, जिससे मैनेजर के रुपए बच जाते। लेकिन आज उसे देना ही पड़ रहा था, आखिर उसके होटल में इतने ग्राहक आते थे, तो उनके सामने उसे अपनी छवि बनाकर रखनी होगी ना। यही सब सोचकर वो मन महसूस कर आध्या और मिताली को एक एक लिफाफा देता है, जिसमें उनकी 1 महीने की सैलरी थी। मिताली लिफाफा जल्दी से उसके हाथ से लेकर आध्या का हाथ पकड़े होटल से बाहर चली जाती है। बाहर जाकर मिताली खूब हंसती है, उसकी शरारत पर आध्या को भी हंसी आ जाती है। वहीं उनसे थोड़ी सी दूरी पर एक लड़का अपनी कार में बैठा आध्या को बड़े प्यार से देख रहा था। आहू, देखा तूने, उस खूसट ने बिना कुछ सोचे समझे हमें निकाल दिया, अब खुद ही पछता रहा होगा। वैसे अच्छा ही है, अगर वो हमें ना निकालता तो हमें हमारी 1 महीने की सैलरी का फायदा ना होता। मिताली चहकते हुए कहती है। लेकिन ये गलत है ना मिताली, हम तो वैसे भी वहाँ नौकरी छोड़ने की ही बात करने गए थे ना। आध्या कहती है, अरे मेरी भोली अद्दू, इतनी शरीफ मत बन, ये दुनिया तेरा फायदा उठाए, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। अब अगर उसने हमारी बात सुन ली होती तो उसे ये नुकसान ना उठाना पड़ता, लेकिन नहीं, उसे तो अपनी मैनेजरी दिखानी थी। अब जब रुपए देने पड़े तो उसकी अक्ल ठिकाने आ गई होगी। छोड़, तू भी क्या उस खूसट की बातें लेकर बैठी है। चल शॉपिंग के लिए चलते हैं, कल से न्यू ऑफिस न्यू जॉब, और थोड़ा ब्लश करती हुई, न्यू बॉस, तो कपड़े भी न्यू होने चाहिए ना। मिताली उछलकर कहती है। अच्छा अद्दू, तू ये बता, तुझे वो कैसे लगे? एटी तुझे लगे कैसे? एक बार फिर मिताली चहकते हुए कहती है। एटी? ये एटी कौन है? आध्या कहती है। तुझे एटी नहीं पता कौन है? मिताली अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, फिर अपने माथे पर हाथ मारते हुए, हे भगवान, वही तो हमारे सर हैं, जहाँ हमें नई नौकरी मिली है। उफ, कितने हैंडसम है यार वो, मिताली खोए हुए अंदाज में कहती है। हैंडसम और वो? आध्या हैरत से अपनी बहू को ऊपर चढ़ाकर सोचती है, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। नहीं मीतू, मुझे घर जाना है, तुम शॉपिंग के लिए चली जाओ, मेरा मन नहीं है। आध्या कहती है, ठीक है, चलो, तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर हल्का सा मुस्कुराकर मिताली चली जाती है और आध्या अपने लिए रिक्शा रोकती है और अपना एड्रेस बताते हुए रिक्शे वाले को चलने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद वो कार भी वहाँ से चली जाती है। आध्या घर पहुंचकर रुक्मणी जी को नई नौकरी के बारे में बताती है और पिछली सारी बातें भी। अभी तक वो किसी होटल में वेट्रेस की नौकरी कर रही थी, जिसे सुनकर रजत जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन रुक्मणी जी के समझाने पर शांत हो जाते हैं। मिताली शॉपिंग के लिए गई थी, जहाँ वो किसी से टकरा जाती है। अब मिताली तो ठहरी मिताली, बस वो शुरू हो गई राशन पानी लेकर। जब वो उस लड़के को देखती है तो चुप होकर आंखें फाड़े उसे देख रही थी। वो लड़का जब उसे खुद को यूं घूरता हुआ देखता है तो और भी बुरा सा मुंह बनाता है और वहां से चला जाता है। उस लड़के के जाने के बाद मिताली कोई एहसास होता है, अरे वह तो चला गया, ये तो बहुत से भी ज़्यादा हैंडसम है, पर न्यू बॉस के जितना नहीं है। पर कोई नहीं, लेकिन मुझे धक्का देकर भाग गया, भगोड़ा कहीं का। आध्या कल की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसे टाइम से ऑफिस पहुंचना था।
वो ऐसी एक भी गलती नहीं करना चाहती थी जिसकी वजह से उसे कंपनी से निकाल दिया जाए। समर और अनवय अपने नए प्रोजेक्ट में बिजी हो गए थे और रोमिल अपने ही इवेंट कंपनी में, क्योंकि एक बार फिर बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग होने वाली थी जिसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला था। अभी तक तो अनवय ने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें महराज ने पैसा लगाया था, जिसकी वजह से उसका फायदा काफी ज्यादा हो चुका था। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट एएसआर कंपनी को मिल जाता तो उनकी कंपनी को आसमान की बुलंदियों को छूने से कोई नहीं रोक सकता था, और साथ ही साथ जो अभी नंबर 3 पर चल रही थी उस कंपनी को नंबर 1 की पोजीशन पर आने से कोई नहीं रोक सकता था, जिसकी वजह से अनवय और समर ने इसे पाने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी। वहीं रोहन भी इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। वो अपनी बेहतरीन प्रेजेंटेशन बनवाए जा रहा था। उसकी कंपनी में जो सबसे अच्छे लोग थे उन्हें वो उसके लिए लगाया था। आज का दिन बीता और अगली सुबह का आगाज होने वाला था। ये नई सुबह सबकी जिंदगी में क्या बदलाव लेकर आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। सुबह सुबह आद्या नहाकर आई तो रुक्मणी जी किचन में चाय बना रही थीं। उन्हें देखकर आद्या उनके पास आकर, माँ आपसे कितनी बार कहा है, मैं कर लूंगी, आप छोड़िए ये सब और आराम करिए, मैं बना रही हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आज मैं तेरी नहीं सुनने वाली, आज तू मेरी सुनेगी। जाकर चुप करके तैयार हो जा, आज का नाश्ता मैं बनाऊंगी। हर रोज तेरे हाथ का खा खा कर बोर हो गई हूँ, आज मैं खुद बनाऊंगी और चटकारे के साथ खाऊंगी, रुक्मणी जी कहती हैं। रुक्मणी जी की बात सुनकर आद्या मुंह बनाकर झूठी नाराजगी दिखाते हुए, क्या माँ, क्या मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ? चल नौटंकी, सब समझती हूँ मैं, तेरी यूं मासूम शक्ल बनाने से मैं नहीं पिघलने वाली, इसलिए चुप करके जाकर तैयार हो जा, तब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ। और आज तू आराम से नाश्ता करके जाएगी। देख खुद को कितनी कमजोर हो गई है तू, जो देखेगा वो तो यही सोचेगा कि हम तुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। हम लोग खुद खाते हैं और तुझे अनाज का एक दाना तक नहीं खिलाते। रुक्मणी जी हंसते हुए कहती हैं। आद्या भी हंसते हुए, क्या माँ, इतनी भी दुबली पतली नहीं हूँ मैं, और आप भी मेरा मजाक बना रही हैं। ठीक है, फिर मैं जा रही, बोलकर आद्या अपने कमरे में चली जाती है। सारी जरूरी चीजें अपने पर्स में डालकर वो तैयार होने लगती है। जब वो कमरे से बाहर आती है तो किचन के सामने ही हॉल में डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था, वहाँ चली जाती है, क्योंकि रजत जी और रुक्मणी जी पहले से ही वहाँ बैठे होते हैं। नाश्ता देखकर ही आद्या के होठ पर मुस्कान आ जाती है। वो नजर उठाकर रुक्मणी जी को देखती हैं तो वो भी मुस्कुरा देती हैं। दरअसल उन्होंने आद्या की मनपसंद कसूरी मेथी वाले आलू और पूरी बनाई थी और साथ में मेवे की खीर, जो देखते ही आद्या के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो झटपट खाने बैठ जाती है। खाने के बाद आद्या रुक्मणी जी को देखती है तो वो मुस्कुराते हुए उसके सामने बड़ा सा लंच बॉक्स रख देती हैं, जिसे देखते ही वो खुश होकर रुक्मणी जी के गले लग जाती है और खुशी से अपना लंच बॉक्स लेकर जाने ही वाली होती है कि तभी, आद्या बेटा, ये दही शक्कर खाकर जा, शुभ होता है, आज माँ की बात मान ले। आद्या को दही बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन रुक्मणी जी इतने प्यार से कह रही थीं तो उनकी बात को टाल नहीं सकती थी, इसलिए मन मारकर थोड़ी सी दही शक्कर खा लेती है और अपने नए सफ़र की तरफ बढ़ जाती है, ये सोचकर शायद अब उसकी ज़िंदगी में भी एक ठहराव आ जाए। नई नौकरी शायद सुकून भरी हो, पर अक्सर जो हम सोचते हैं उसके उल्टा ही होता है। अब देखते हैं आद्या के साथ क्या होता है। आद्या पैदल चलकर सड़क तक आती है जहाँ से उसे रिक्शा वगैरह मिलता, फिर वहाँ से वो मेन रोड पर जाती है जिससे उसे ऑफिस जाने के लिए कोई बस मिलती, इसलिए उसे जल्दी निकलना था क्योंकि दूरी ज़्यादा थी तो समय भी बहुत लगता, और इस बात की हिदायत उसे कल ही दे दी गई थी कि उसे देर से आने लोग पसंद नहीं हैं। आद्या भी बस का इंतजार कर ही रही थी कि उसके पास मिताली का फोन आ गया। मैं चौराहे पर हूँ, हाँ हाँ बस आने ही वाली है, फिर मैं आती हूँ, ठीक तुम पहुँचो, मैं भी आती हूँ, बस मिलते ही। इतना बोलकर आद्या फोन रखती है, तब तक बस आ जाती है। आज बस में भीड़ ज़्यादा होने की वजह से एक भी सीट खाली नहीं थी, जिससे आद्या को खड़े ही रहना पड़ता है। वहाँ से उसके ऑफिस की दूरी पूरे 1 घंटे की थी, तब तक खड़े ही रहना पड़ेगा। ये सोचकर आद्या का मुंह बन जाता है, पर क्या करती, बेचारी मन मारकर खड़ी रही, और उसमें भी इतनी भीड़ कि सीधे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी।
किसी तरीके से टिकट कटवाया और खड़ी हो गई। 1 घंटे ना होकर 1 साल के बराबर लग रहे थे। आखिर किसी तरीके से ये 1 घंटा बीता और अपने ऑफिस पहुंची। यहाँ उसके सिर पर नया ही बम फूटा जब सामने उसने समर को देखा। समर यहाँ है, मतलब अनबय भी। तो मतलब कल मिताली के कहने का एटी मतलब था अनबय त्रिवेदी। ये सोचकर ही कि अनबय ने उसके साथ धोखा किया है, उसे और चिढ़ मचती है और वो गुस्से में दंदनाते हुए उसी केबिन में जाती है जहाँ कल उसका इंटरव्यू हुआ था। वहाँ कुर्सी पर अनबय को बैठा देख आध्या एकदम से उसके करीब जाकर एक हाथ टेबल पर रखकर उसकी तरफ झुकते हुए, कल आप ही थे ना जो अपना हुलिया बदल कर बैठे थे? आपने क्या सोचा आप ऐसे धोखे से मुझे अपनी कंपनी में जॉब देंगे और मैं ये करूँगी? हो ही नहीं सकता। मैं अभी जा रही हूँ और अब दोबारा मुझे अपना ये धोखेबाज चेहरा कभी मत दिखाइएगा। सब मतलबी दुनिया में एक जैसे ही हैं, धोखेबाज, मतलबी और फरेबी। आध्या के ऐसे करीब आकर झुकने से अनबय अपनी कुर्सी पर ही पीछे की तरफ हो गया, लेकिन वो फिर भी उन दोनों के चेहरे में बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी। आध्या की काली बड़ी बड़ी आंखें जिनमें उसने हल्का काजल लगाया था, जो उसके गुस्से से घूरने से और भी बड़ी हो गई थीं, अनबय को बहुत अच्छी लग रही थीं। अनबय सिर्फ उसकी आंखों में देख रहा था। वहीं आध्या मेज का सहारा लिए उसके ऊपर थोड़ा सा झुकी हुई उसे घूर रही थी। आध्या को ऐसे देखकर अनबय के होठों पर मुस्कान आ गई, जिसे देखकर आध्या और ज्यादा चिढ़ जाती है और अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली उसके सामने करते हुए, देखिए मिस्टर, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। और आपको ये हंसी किस बात पर आ रही है? मैंने कोई जोक सुनाया आपको? कोई मजाक किया है मैंने? अनबय अब भी आध्या को देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर अपलक उसे देखने के बाद वो आराम से अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधकर, क्या किया है मैंने? कौन सी मनमानी की है जो आप मुझसे ऐसे बात कर रही हैं? और आप नौकरी छोड़ना चाहती हैं सिर्फ इसलिए कि आपको मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनना पड़ेगा? तो मेरे ख्याल से आपका ये फैसला गलत है, लेकिन फिर भी अगर आप ये नौकरी छोड़ना चाहती हैं तो ठीक है। पहले आप हमारी कंपनी को 50 लाख रुपए और मेरे लिए एक असिस्टेंट ढूंढ कर लाइए, और अगर आप ये नहीं कर सकती हैं तो जाकर मेरे लिए एक कप कॉफ़ी ले आइए। अनबय कातिलाना मुस्कुराहट के साथ कहता है, मैं इतने रुपए आपको क्यों दूं और असिस्टेंट कहाँ से लाऊं? मैं कोई दुकान तो लगाया नहीं है मैंने जो वहाँ जाऊं और आपके लिए असिस्टेंट ढूंढ कर लाऊं। आध्या चिढ़ते हुए कहती है, मिस आध्या, ये सब कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा हुआ है जो कल आप साइन करके गई थी। तो बेहतर होगा कि आप जिस काम के लिए आई हैं वो करिए। जाइए, जाकर एक कप कॉफ़ी लेकर आइए मेरे लिए। अनबय थोड़ा सीरियस लुक देते हुए कहता है, अनबय त्रिवेदी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब तो मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती और यही तो आप चाहते हैं ना, है ना? लेकिन कॉफ़ी तो मैं आपके लिए लाऊंगी नहीं। पर्सनल असिस्टेंट हूँ, यहाँ पर चपरासी नहीं जो आपको कॉफ़ी लाकर दूंगी। इसलिए अपनी कॉफ़ी किसी और से मंगाएं। और एक बात, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपकी एक बात नहीं मानूंगी मैं। कहते हुए तेज आवाज़ के साथ अनबय के केबिन का दरवाजा बंद कर चली जाती है। अनबय एक गहरी सांस लेकर कुर्सी पर आराम से बैठ जाता है। अपने हाथ अपने माथे पर रख अपनी आंख बंद कर लेता है। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुलने की आवाज़ आती है तो वो अपनी आंख खोलकर देखता है। सामने समर होता है, जिसे देखकर वो अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता है। समर थोड़ी देर तक अनबय को देखता है। क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठा है? सिर में दर्द है क्या? ये कोई और दिक्कत है? समर अनबय के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अभी अभी एक जंग जीत कर आया हूँ तो बस थोड़ा थक गया हूँ। अनबय की बात सुनकर समर अपने आसपास देखता है, फिर आंखों को छोटी करके अनबय को घूरता है तो अनबय कुर्सी पर उठकर उसके पास आता है और उसके बालों को बिगाड़कर, ज्यादा मत सोच, जिस काम से आया है वो बोल। और एक बात, ये रोहन सिंघानिया का क्या सीन है? और मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ, सिर्फ सच। अनबय की बात सुन समर अपनी आंख बंद कर लेता है, फिर एक गहरी सांस लेकर, मैं तुझे सब बताऊंगा, लेकिन तू वादा कर, तू पैनिक नहीं होगा और न ही अपने दिमाग पर जोर डालेगा। मैं जो भी तुझे बताने वाला हूँ तुझे ध्यान से सुनना होगा। अनबय त्रिवेदी इतना तो कमजोर नहीं जो किसी बात को सुनकर परेशान हो जाए। फिर भी तू चिंता मत कर, मैं अपना ख्याल रखूंगा। तू बता। अनबय कहता है, यहाँ नहीं, शाम को घर पर सारी बातें होंगी इस बारे में।
समर कहता है। फिर मन में सोचता है, वैसे भी शाम तक बाबा भी आ जाएंगे, उस समय कोई तो होगा तुझे संभालने के लिए। ठीक, अब काम बता, अनबय उसे घूरते हुए कहता है। सारा प्रेम खत्म, दानव कहीं का। समर अपने मन में सोचते हुए उसके सामने एक फाइल और एक छोटा सा बॉक्स रख देता है। अनबय जब बॉक्स खोलकर देखता है तो उसमें एक पेन ड्राइव था। अनबय बिना कुछ बोले वो सब उठाकर ऑफिस में ही बने सीक्रेट डोर खोलता है और अंदर जाकर वो फाइल और पेन ड्राइव लॉकर में रख देता है। बाहर निकलकर सीक्रेट डोर वापस से बंद करता है और फिर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। समर को वहां से ना जाता देख, समर तू जाते जाते मेरे लिए कॉफी भेज देना। फिर खुद ही बड़बड़ाता है, ये लड़की सच में इतनी ढीठ होगी, सोचा नहीं था मैंने। सच में मेरी कॉफी नहीं ले आई, सिर्फ देखने में ही मासूम है। समर अपना मुंह बनाकर अनबय के केबिन से बाहर चला जाता है। प्यून को अनबय के लिए कॉफी ले जाने के लिए बोल वो अपने केबिन में जाने ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र परेशान सी बैठी आध्या पर जाती है, जिसे देखकर वो उछलकर उसके पास आ जाता है। अरे आध्या जी, आप यहाँ? ऐसे अचानक से किसी के तेज बोलने से आध्या चौंक जाती है। फिर गहरी सांस लेकर, समर सर, ऐसे कौन बोलकर डराता है? खैर ये मैं ही हूँ, आप बताइए, कुछ काम है आपको? आध्या कहती है, नहीं, मैं तो यहाँ आपको देखकर चला आया था। वैसे आपने कब ज्वाइन किया? और पिछली बार ऐसे अचानक कहाँ गायब हो गई थी आप? और जाने के बाद नंबर भी बंद कर दिया था। खैर कोई बात नहीं, एक बार फिर आप हमारे ही साथ काम करने वाली हैं, ये जानकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। समर चहकते हुए कहता है, पर मुझे तुझे यहाँ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये आवाज़ समर के पीछे से आती है। आध्या अपनी कुर्सी पर थोड़ा बगल में झुककर और समर के पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ अपने पैंट की जेब में हाथ डाले अनबय खड़ा था, जिसे देखकर आध्या बुरा सा मुंह बनाती है, लेकिन अनबय उसे मुंह बनाते देख लेता है। फिर अपना सिर झटक कर आगे बढ़ते हुए, मैंने तुझे काम करने के लिए बोला था, बातें करने के लिए नहीं। रोमिल का फ़ोन आया था, तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा उसका? उसे कुछ काम है तो आज का इवेंट तू देख ले। उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार आ रहा है जिसे लेने उसे एयरपोर्ट जाना है। अनबय समर के पास आकर कहता है। समर को याद आता है आज उसके आई बाबा आने वाले हैं और उसने ही तो रोमिल को बोला था, पर उनके आने में तो अभी देरी है। पर कोई बात नहीं, अब दानव सुर के कहने पर तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ, तू यहाँ देख और ज़्यादा काम का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। कहते हुए समर लिफ्ट की ओर बढ़ जाता है। समर को जाते देख अनबय शांत हो जाता है। वो थोड़ी देर आध्या को देखता है, फिर अपने केबिन में चला जाता है। उसने पहले ही सोच लिया था वो आध्या को ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। केबिन में जाने के बाद वो प्यून को बुलाकर उसे आध्या को बुलाने के लिए कहता है। प्यून आध्या के पास जाकर उसे कहता है कि उसे सर बुला रहे हैं। प्यून की बात सुनकर आध्या चिढ़ तो जाती है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप अनबय के केबिन के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाती है। कमिन के आवाज़ पर आध्या दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है तो अनबय अपनी कुर्सी पर बैठा एक फाइल देख रहा था। आध्या वहां जाकर चुपचाप खड़ी रहती है। 2 3 4 5 मिनट बीत गए, लेकिन अनबय बिना आध्या की तरफ देखे और बिना कुछ बोले अपने फाइल में लगा था। अनबय को कुछ ना बोलता देख आध्या अब खींचने लगी थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। पता नहीं ये सिरफिरा इंसान क्या करे बोलने के बाद, इससे अच्छा चुप ही रहती हूँ। सारा दिन कंजी आंखों से घूरता रहता है, ऊपर से भाव अलग ही बड़े हैं महाशय के। मन तो कर रहा है सिर पकड़ूं और उसी फाइल में घुसा दूं, फिर कहूं इसी में रहना हमेशा, बाहर मत निकलना, पर ये भी नहीं कर सकती। काश अपने गांव पर होती तो अब तक पड़ोस के 2-4 टुच्चों को कूट कूट कर अपने दिल की भड़ास निकाल ही लेती। पर यार ये शरीफ बनना भी कभी कभी हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाता है, क्योंकि दादाजी को आखिरी समय में विदा किया था। अब एकदम अच्छी सुशील लड़की जैसी बनकर रहूंगी, वरना किसी में इतनी मजाल थी जो आध्या को नजर भर कर उठाकर देख ले। पर ये कंजी आंखों वाला भूरा सिंह, किसी दिन इसकी भूरी आंखों में लाल मिर्ची डाल देनी है मैंने, फिर सारी अकड़ निकल जाएगी। आध्या अपने ख्यालों में ही खोई थी, वहीं अनबय उसके चेहरे पर आने जाने वाले भावों को देख रहा था। इस समय उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वो भर भर कर अनबय को कोस रही थी। उसके मुंह बनाने के तरीकों को देखकर अनबय को हंसी आ जाती है। मिस आध्या, अगर मुझे कोस कर आपका जी भर गया हो तो हम कुछ काम की बात कर लें।
अनबय कहता है, जी, शायद काम करने के लिए ही तो मुझे बुलाया गया था, लेकिन जिसने बुलाया था वो ही व्यस्त था, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब बताइए क्या काम है? आद्या कहती है, आज से मेरी सारी चीज़ें और बातें आप देखेंगी, जैसे कि 1 मिनट। अनबय के आगे बोलने से पहले ही आद्या कहती है, जैसे कि आपकी मीटिंग का शेड्यूल और आपके कंसर्ट का शेड्यूल, इसके अलावा मेरा और कोई काम नहीं है और न ही मैं करूँगी। आप मुझे यहाँ रुकने पर मजबूर कर सकते हैं, पर ज़बरदस्ती मुझसे काम नहीं करवा सकते। फिर भी अगर आपने कोशिश की तो महादेव जाने क्या होगा आपके साथ। अब अगर काम हो गया हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? मिस आध्या, आप कौन कौन से काम करेंगी उसका निर्णय मैं लूँगा, ना कि आप। और एक बात, अगर आपने आज जैसे दोबारा मेरे काम में कोई कोताही या ढिलाई की तो आपके साथ क्या होगा ये महादेव नहीं, मुझे पता होगा। इसलिए आगे से आप मेरे साथ प्यार से पेश आइएगा। जितने प्यार से आप पेश आएंगी उतने ही कायदे से मैं पेश आऊँगा। इसलिए अब जाइए और मेरे लिए 2 कप कॉफ़ी लेकर आइए, वो भी प्यार से। फिर अपनी एक आईब्रो के इशारे से उसे जाने के लिए कहता है। उसकी बात सुनकर आध्या भनभनाती हुई वहाँ से चली जाती है। प्यार से कॉफ़ी लेकर आऊँ, मेरा बस चले तो उसी कॉफ़ी में 4 चम्मच नमक मिला दूँ, 2 चम्मच लाल मिर्च ऊपर से, पर क्या करूँ, ये सब चीज़ें नहीं इस वक्त मेरे पास। पर कोई बात नहीं, अगली बार सही। अनबय आध्या को हर आधे घंटे बाद अपने केबिन में बुला लेता और चुपचाप अपनी फाइल में लगा रहता। उसके ऐसा बार बार करने से आध्या एकदम खींच सी गई थी। आखिर में वो चिढ़कर कहती है, मैं एक काम करती हूँ, दामोदर भैया को बोलकर अपने लिए यहीं पर एक कुर्सी मेज डलवा लेती हूँ। कम से कम मुझे हर आधे घंटे के बाद चक्कर तो नहीं लगाना होगा। आध्या चिढ़कर गुस्से में कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतनी अच्छी बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? पर कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अनबय मुस्कुराकर कहता है। आध्या गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अब उसने सोच लिया था जितना ज़्यादा वो बोलेगी अनबय उसे उतना ही परेशान करेगा। नौकरी वो छोड़ नहीं सकती थी, एक तो बड़ी मुश्किल के बाद मिली थी, दूसरे वो 50 लाख रुपए और एक असिस्टेंट कहाँ से ला कर देगी। बस यही सोचकर आध्या चुप रह जाती है। आध्या को कुछ ना बोलता देख अनबय उसे जाने के लिए कहता है, तो आध्या भी जल्दी से बाहर चली जाती है। आज वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। अनबय ने बिना वजह उसे बहुत दौड़ाया था आज। मिताली जब उसके पास आती है तो वो उदास सी बैठी थी। क्या हुआ अद्दू, तू ऐसे मुरझाए हुए चेहरे के साथ क्यों बैठी है? चल आजा, लंच करते हैं, मिताली कहती है। आध्या मिताली से कुछ कहती तब तक प्यून एक बार फिर आध्या को बुलाकर चला जाता है। आध्या थके हुए कदमों से वापस अनबय के केबिन में जाती है। उसे देखते ही अनबय उसे अपने साथ कहीं बाहर चलने के लिए बोलकर अपने केबिन से बाहर चला जाता है। आध्या को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। वहीं अनबय अपनी कार में उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन आध्या उसके साथ न जाकर मिताली के पास जाती है और तबीयत ठीक न होने के कारण वो घर जा रही है कहते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। वो ऑफिस से बाहर आती है, तभी उसे बस नजर आती है जिसमें बैठकर वो चली जाती है। अनबय थोड़ी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन अब उसे गुस्सा आने लगा था। वापस ऑफिस में जाकर देखता हूँ थोड़ा ज़्यादा ही ढीठ है ये लड़की, सीधे तरह से कोई बात सुनी नहीं सकती। अनबय आध्या के बारे में जब दामोदर से पूछता है तो उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। फिर वह मिताली को बुलाता है और उससे आध्या के बारे में पूछता है तो मिताली बताती है आज आध्या की तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो घर चली गई। सुनते ही अनबय को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहता और मन ही मन सोचता है अगर तबीयत खराब थी, घर जाना था तो बताकर भी तो जा सकती थी ना। ऐसे कौन चुपके से भाग जाता है? इनकी आदत है, पहले भी बिना बताए चुपके से कहीं गायब हो गई और आज बिना बताए चुपके से चली गई। कोई बात नहीं, आना तो यहीं पड़ेगा। होने वाली आध्या त्रिवेदी। अनबय को कुछ काम था जिसके लिए उसे बाहर जाना था। अभी बिजनेस की दुनिया में कोई अनबय को नहीं जानता था। उसका सारा काम समरी देखता था। लोगों की नज़र में वही एएसआर कंपनी का सीईओ था, इसलिए अनबय कभी कोई मीटिंग अटेंड नहीं करता था। वो सिर्फ कंसल्ट करता था और उससे संबंधित जो भी काम होते थे वो भी समरी देखता था। आज समर के यहाँ ना होने की वजह से अनबय को कंसर्ट के काम से ही कहीं जाना था, जहाँ वो आध्या को अपने साथ ले जाने वाला था।
पर वो पहले ही घर जा चुकी थी। अनबे अपने काम से फ्री होकर शाम के करीब 8 बजे तक अपने फ्लैट पर पहुंचा, जहां पर समर और रोमिल उसका इंतजार कर रहे थे। जब वहां पर पहुंचता है तो उसे एहसास होता है यहाँ पर समर और रोमिल के अलावा भी कोई और है। जब दरवाज़ा खुलता है तो अनबे अंदर आता है। वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी और औरत सोफे पर बैठे हुए दिखाई देते हैं और उन्हीं के बगल में एक लड़की बैठी होती है। अनबे हॉल में आकर सवालिया नज़रों से समर और रोमिल को देखता है। समर अनबे को देखकर, अरे अनबे तू आ गया, इनसे मिलो, ये मेरे आई बाबा और ये मेरी छोटी बहन गौरी है। अनबे सभी को मुस्कुराकर एक नज़र देखता है और सोफे पर बैठ जाता है। अच्छा तू इन्हें लेने गया था? अनबे रोमिल को देखकर कहता है, अच्छा सही है, आप लोग पहले ही आ जाते तो हमें भी लगता हमारा भी कोई परिवार है। ये समर तो हर वक्त सिर्फ शैतानियाँ ही करता रहता है, इसकी जमकर क्लास लगाइएगा तभी ये सुधरेगा। और छुटकी तुम मुझे ढेर सारी राखी बांध दो। वैसे एक बात बताओ, तुम राखी भेजती क्यों नहीं थी मुझे? अनबे एक साथ कई सवाल करता है। अनबे को इतना बोलता देखकर जगतार जी मुस्कुरा देते हैं। उन्हें ऐसे मुस्कुराते देखकर अनबे उनसे कहता है, क्या हुआ, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आपको इतने सालों बाद इस तरह बोलता देखकर बहुत अच्छा लग रहा है बाबा। जगतार जी कहते हैं, बाबा? पर बाबा तो आप हैं, आप मुझे बाबा क्यों बोल रहे हैं? अनबे हैरत से कहता है, वो सब तुझे बाद में बताऊंगा, पहले तू फ्रेश होकर आ। समर की बात सुनकर अनबे अपने कमरे में चला जाता है। जब वो फ्रेश होकर बाहर आता है तब तक सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। आज इतनी जल्दी सब खाने में लग गए, चलो फिर मैं भी खा लेता हूँ, वैसे भी मुझे भूख लगी है। कहते हुए अनबे भी एक कुर्सी पर बैठ जाता है। सबके खाना खाने के बाद समर की माँ और बहन दोनों को सोने भेजकर बाकी सब वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं। समर, अनबे तू रोहन सिंघानिया के बारे में पूछ रहा था। मैं उसके बारे में ही नहीं, तेरे बारे में भी बहुत कुछ बताऊंगा, तू बस आराम से सुनना, क्योंकि डॉक्टर ने तुझे ज़्यादा सोचने और टेंशन लेने से मना किया है। मैं, तू, रोहन सब एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, पर रोहन शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, हर वक्त मौज मस्ती में ही लगा रहता था। जब हम सब सेकेंड सेमेस्टर में थे तब हमारे कॉलेज में एक लड़की आई थी, पर यह बात शायद ही कोई जानता हो कि वो पहले से ही रोहन की गर्लफ्रेंड थी। पर रोहन और वो भी ये बात किसी के सामने जाहिर नहीं होने देते थे। वो लड़की हमेशा तेरे करीब आने की कोशिश करती थी और वो इसमें कामयाब भी हो गई, क्योंकि पहले तू बहुत ही चुलबुला और खुशमिजाज लड़का था जो हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता था। यूँ तो रोहन हमारा कोई बहुत अच्छा दोस्त नहीं था, पर फिर भी वो साथ में आ जाता तो तुम उसे कभी मना नहीं करते थे। रोहन सिंघानिया के पापा ने बहुत बड़ा घोटाला किया था, जिसकी वजह से उन्हें जेल हो गई थी, और इस घोटाले का सच बाबा साहेब यानी कि तुम्हारे पापा रजत त्रिवेदी ने किया था, जिसकी वजह से रोहन सिंघानिया तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे करीब रहने की हर कोशिश करता था, और जो उससे छूटता उस वक्त रिया तुम्हारे साथ होती थी। लेकिन धीरे धीरे रिया को तुमसे सच में मोहब्बत होने लगी, जिससे रोहन और रिया का बहुत झगड़ा हुआ। रोहन का भी एक मकसद बन गया था रिया को तुमसे दूर करने का, और जब वो ये ना कर पाया तो उसने जानबूझकर अपने और रिया के बारे में तुमसे बात करने लगा, क्योंकि तुमने अपने और रिया के बारे में मेरे अलावा किसी को कुछ बताया नहीं था, इसलिए तुम रोहन की साजिश को समझ नहीं पाए। उस वक्त तो मैं भी नहीं समझ पाया था। उसने तुम दोनों को अलग करने के लिए वो फोटोज तुम्हें दिखाए जिसमें वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, और जब तुमने रिया से इस बारे में बात की तो तुम्हारे सामने ऐसा मासूम बन गया जैसे उसे तुम्हारे और रिया के बारे में कुछ पता ही ना हो। लेकिन तुम्हारा दोस्त और तुम्हारी मोहब्बत जो पहले से ही एक दूसरे को चाहते थे, तुम उन दोनों के बीच नहीं आना चाहते थे, इसलिए उस दिन के बाद तुमने कॉलेज आना ही बंद कर दिया। आध्या अनबे से कुछ कहे बिना ही आ तो गई थी, लेकिन अब उसे डर लग रहा था कि उसे अनबे को बताकर आना चाहिए था। क्या पता इस बात से नाराज होकर कल और भी परेशान करे। अरे अद्दू बेटा, तू इतनी जल्दी आ गई? रुक्मणी जी कहती हैं। हाँ माँ, सिर में थोड़ा दर्द था तो बस आ गई, एक कप चाय पी लूँगी अदरक वाली तो अच्छा लगेगा, कहते हुए अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर आराम करके वो चाय बनाती है, फिर एक किताब लेकर पढ़ते हुए चाय पीती है। चाय पीकर उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था।
तो वो अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और थोड़ी देर में सो जाती है। आध्या जब सोकर उठी तो 9 बजने वाले थे। हे महादेव, इतनी देर तक सोती रही मैं, माँ ने भी नहीं जगाया मुझे। अरे, कहते हुए जल्दी से अपने कमरे से बाहर आती है तो रुक्मणी जी रजत के लिए खाना लगा रही थीं। आद्या शर्मिंदा सी सिर झुकाकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, पता नहीं कैसे नींद ही नहीं खुली। आद्या परेशान सी होकर कहती है, नहीं आद्या, आज नहीं। तुम जानती हो ना, मुझे इस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा काम किया। क्या तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी डरावनी सास हूँ, जो अपनी बहू पर कोड़े बरसाती है, उसे सारा दिन गधा मजदूरी करवाती है और उसे खाना भी नहीं देती। रुक्मणी जी बिना किसी भाव के कहती हैं, क्या माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे, आप कभी सपने में भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती किसी के साथ, और मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आद्या उन्हें कंधे से पकड़कर उनके गले में झूलते हुए कहती है, नहीं आई तो तुम ऐसे ही डरते हुए थी, जैसे सोने के लिए मैं तुम्हें काला पानी भेजने की सजा सुनाने वाली हूँ। चल अब खाना खा, फिर जाकर आराम कर। रुक्मणी जी आद्या के गाल थपथपाते हुए कहती हैं, अरे भाई, आप माँ बेटी का प्यार का कोटा भर गया हो तो मुझे खाना दीजिए, क्योंकि आप लोगों का पेट तो एक दूसरे के प्यार को करके भर जाएगा, पर मेरा खाने से ही भरेगा। रजत जी झूठी नाराजगी के साथ कहते हैं, जिस पर रुक्मणी जी और आद्या दोनों ही मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखती हैं। फिर वो तीनों लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद आद्या रुक्मणी जी और रजत जी को सोने के लिए बोलकर बाकी का बचा काम समेटती है। फिर रजत जी और रुक्मणी जी की दवा उन्हें देकर वो भी अपने कमरे में चली जाती है। अनबय ने जब से सुना था उसकी शादी आद्या नाम की लड़की से हो चुकी है, तभी से परेशान था। इसके साथ ही साथ उसे शिबू, रोहन और रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसे एक बात नहीं समझ आ रही थी। समर और रोहन अगर पहले से ही एक दूसरे को जानते थे तो अभी भी तो रोहन समर के बारे में जानता होगा। फिर उसे कैसे पता नहीं चला कि मैं यानी कि अर्धांश जिंदा है। अनबय समर को देखकर कहता है, वो इसलिए कि मैं तुम लोगों के साथ सिर्फ 1 साल रहा, उसके बाद जब तुमने कॉलेज आना बंद कर दिया तो मैंने अपना ट्रांसफ़र दूसरे कॉलेज में करवा लिया था, और फिर उसके बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई आ गया, जहाँ सिर्फ तुम मुझसे मिलने आते थे। तुम्हारे घर में कभी गया नहीं था, जो किसी को ये पता चलता कि हम सिर्फ कॉलेज से ही नहीं बल्कि पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। और अगर कभी किसी से कुछ कहता भी तो लोगों को लगता कि मैं मजाक कर रहा हूँ। भला इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा, इतना बड़ा बिजनेसमैन एक नौकर के बेटे के साथ दोस्ती क्यों रखेगा? समर की बात सुनकर अनबय ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सारी बात सुनने के बाद उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन क्या ये किसी को पता नहीं था। समर और जगतार जी अनबय के कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अनबय था जो बिना किसी भाव के चुपचाप बैठा था। उसे इस तरह शांत बैठे देखकर जगतार जी कहते हैं कि आप अपने परिवार के बारे में नहीं जानना चाहते हैं कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। जगतार जी की बात सुनकर अनबय के साथ साथ समर भी हैरान रह जाता है। वो भी जल्दी से पूछता है, बाबा, आपको पता है कि बाबा साहब कहाँ हैं? आपने पहले क्यों नहीं बताया था? लेकिन जगतार जी समर को अनसुना करते हुए सिर्फ अनबय को देख रहे थे। अनबय बिना कुछ बोले जगतार जी को देख रहा था, पर उसकी आंखें शायद जगतार जी पढ़ चुके थे और उन्होंने चुपचाप करीब 3-3.5 साल पहले की फोटो अनबय के सामने रख दी। अनबय धड़कते दिल से उस फोटो को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, जिसमें रजत जी और रुक्मणी जी के साथ एक लड़का खड़ा था। रजत जी और रुक्मणी जी को देखकर उसे लग रहा था उसने कहीं उन्हें देखा है, पर ये लड़का जिसकी आंखें उसी के जैसी भूरी हैं, ये कौन है? तभी जगतार जी दूसरी फोटो उसके सामने करते हैं, जिसमें पहले फोटो वाला लड़का ही दूल्हा बना मंडप में बैठा था, जिसके बगल में लाल साड़ी में एक लड़की लंबा घूंघट लिए बैठी थी, जिसमें से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। ये आपके पापा, जिन्हें उनके चाहने वाले प्यार से बाबा और फिर बाबा साहब कहने लगे, और उनके साथ आपकी माँ रुक्मणी भाभी, और उनके साथ आप हैं अर्धांश बाबा। जगतार जी ने पहले फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये दूसरी फोटो देख रहे हैं आप, इसमें आप आद्या बिटिया के साथ शादी के मंडप में बैठे हैं। बिटिया के चेहरे पर घूंघट है तो उसमें उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए, ये है आद्या बिटिया की फोटो। आद्या की फोटो हाथ में लेते ही
अनबे का दिल धड़क उठा और उसकी भूरी आंखें हैरत से बड़ी हो गईं और थोड़ी ही देर में उसके होठों पर मुस्कान खिल गई। फोटो देख उसे इस तरह मुस्कुराते देख समर रोमिल के साथ जगतार भी हैरान रह गए। अनबे थोड़ी देर तक फोटो देखने के बाद जगतार जी को देखता है तो जगतार जी हाँ में अपनी गर्दन ऊपर नीचे हिला देते हैं। अनबे की खुशी उसके चेहरे से जाहिर हो रही थी। वहीं उसका रिएक्शन देखकर समर, रोमिल और जगतार जी हैरान के साथ साथ खुश भी थे। समर और रोमिल को खुद की तरफ देखता पाकर अनबे समझ जाता है कि वो दोनों क्या चाहते हैं, तो वो आद्या की तस्वीर उनकी तरफ बढ़ा देता है। जैसे ही वो दोनों तस्वीर देखते हैं, समर के मुंह से हैरानी से निकलता है, आद्या, अपनी आद्या। समर के मुंह से अपनी आद्या सुनकर अनबे उसे घूर कर देखता है, जिस पर समर हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं अपनी मतलब तेरी आद्या, वो आद्या जो हमारे साथ काम करती है, मेरी वो भाभी है, तो हुई तो अपनी ही ना। समर को ऐसे हड़बड़ाते देख अनबे सिर्फ मुस्कुरा देता है। अनबे को ऐसे मुस्कुराते देख समर आकर उसके गले लग जाता है। बहुत सालों के बाद अपने यार को दिल से मुस्कुराते देखा है, बस तेरे चेहरे पर ये खुशी और होठों पर यूं ही हंसी यूं ही बनी रहे। समर की बात सुन अनबे भी मुस्कुराकर उसे गले से लगा लेता है। रोमिल जो उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ा था, उन्हें देख रहा था। अनबे उसे भी हाथ के इशारे से अपने पास बुला लिया तो वो भी भागकर उसके पास गले लग जाता है। उन्हें ऐसे खुश देखकर जगतार जी भी हाथ जोड़कर ऊपर वाले से उनकी खुशी की दुआ करते हैं। फिर सभी को थोड़ी देर सोने के लिए बोल वो भी एक कमरे में सोने चले जाते हैं। सारी बातें जानने के बाद भी अनबे को कुछ याद नहीं आया था, लेकिन आद्या उसकी पत्नी है ये जानकर उसके दिल में सुकून सा उतर आया था। लेकिन अभी वो कुछ कहता नहीं है और वो तीनों भी सोने चले जाते हैं। अपने कमरे में जाते ही अनबे के चेहरे के भाव एकदम बदल जाते हैं। सुबह के 4 बजने वाले थे तो अब वो सोना भी नहीं चाहता था। अनबे ने अपना लैपटॉप उठाया और उसने सोशल मीडिया पर सर्च किया रोहन सिंघानिया। अगली सुबह सभी थोड़ी देर से जागे थे और अब सभी को जल्दी थी, पर अनबे आराम से अपना नाश्ता कर रहा था। उसे इतने आराम से नाश्ता करता देख समर अपनी आंख छोटी करके उसे देखता है, पर अनबे शांति से अपना नाश्ता कर सबके सिर पर एक बम फोड़ता है। मैं आज मुंबई जा रहा हूँ, अनबे अपने मुंह में पराठे का आखिरी टुकड़ा रखते हुए कहता है। अनबे की बात सुनकर समर परेशान होकर कहता है, आदि अगले सप्ताह ही वो मीटिंग होने वाली है, ऊपर से तूने यहाँ नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया है और सब कुछ ऐसे फैलाकर अब तू मुंबई जा रहा है। सब कुछ जानने के बाद भी तुझे गुस्सा नहीं आ रहा है? उस रोहन सिंघानिया को ऐसे कैसे छोड़ सकता है तू? और अब तो हमें ये भी पता है माँ और बाबा साहेब यहीं शिमला में है, क्योंकि आद्या भी यहीं है। समर की आखिरी लाइन सुनकर अनबे एक बार फिर समर को घूरने लगता है, जिस पर समर पहले तो अनबे को देखता है, लेकिन जब उसका ध्यान अपनी बात पर जाता है तो उसे समझ आता है कि अनबे उसे क्यों घूर रहा है, जिस पर उसे हंसी आ जाती है। उसे यूं बेवजह हंसते देख सभी उसे असमंजस से देखते हैं तो समर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए, अच्छा ठीक है, मैं नहीं हंसता, लेकिन आई बाबा देखिए आदि को कैसे जल कुकड़ा हुआ जा रहा है। ठीक है भाई, आद्या नहीं आद्या भाभी, अब ठीक है, ऐसे दानव के जैसे मत घूर मुझे। वो तेरी आद्या है, मेरी वो भाभी है, पर मैं उसे आद्या ही कहूँगा। अनबे बड़े शांति से समर की बातें सुन रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं थे, लेकिन थोड़ी देर पहले रिया के बारे में सुनकर उसे आद्या की टेंशन होने लगी। कहीं रिया अभी भी उसकी जिंदगी में हुई तो, यही सोचकर वो परेशान हो गया था। लेकिन जैसे ही वो ये सुनता है वो रिया और रोहन के बीच से चला गया था तो उसे थोड़ा रिलैक्स मिल गया। समर आगे कहता है, उसके बाद तुम कॉलेज जब ही जाते थे जब मुझे तुम्हारी जरूरत होती थी, या बाबा साहब तुम्हें मेरे पास भेजते थे। रिया जब पहले से ही रोहन से प्यार करती थी तो उसे जानबूझकर तुम्हारे पास आकर धोखा देने से तुम मुझसे बहुत चिढ़ते थे। उसके बाद तुमने किसी भी लड़की से बात तक करना बंद कर दिया और तुमने खुद को काम में पूरी तरह से डुबो दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 3 साल में ही अर्धांश त्रिवेदी बिजनेस की दुनिया का जाना माना नाम था, जिसने बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड भी जीता था। पढ़ाई की उम्र में तुम एक
सफल बिजनेसमैन बन चुके थे, वही तुम्हारे जरिए तुम्हारे परिवार को दुख देने वाला रोहन तुम्हारी सफलता से और भी ज़्यादा चिढ़ गया था। फिर एक दिन वो तुम्हारे पास नौकरी के लिए आया तो तुमने उसे अपने ऑफिस में जॉब देनी चाहिए, तो उसने मना कर दिया और जानबूझकर तुम्हारा ड्राइवर बना, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तुम्हारे साथ रह सके, खासकर कहीं आते जाते वक्त। इससे उसके पास तुम्हारे बारे में सारी जानकारी होती थी और वो इसका बखूबी फ़ायदा उठाना जानता था। घर पर भी उसकी सबसे अच्छी जमने लगी थी, खास करके सीबू से, जिस पर अनवय सवालिया नज़रों से समर को देखता है, जैसे जानना चाहता है सीबू कौन है। अनवय की नज़रों का मतलब समझकर समर कहता है, सीबू तुम्हारा छोटा भाई जो इस वक्त कहाँ है हम सब लोगों में से कोई नहीं जानता। उसके बाद रोहन का तुम्हारे घर में आना जाना और भी बढ़ गया, क्योंकि रोहन तुम्हारा दोस्त था तो बाबा साहेब और माँ जी भी उसे अपने बेटे की तरह ही प्यार करती थीं। लेकिन वो तो दीमक था जो अंदर ही अंदर पूरे नींव को कमजोर कर रहा था और उसे ये मौका बहुत जल्दी ही मिल गया। अब की बार जगतार जी ने बोलना शुरू किया, बड़े मालिक आपकी शादी करवाना चाहते थे पर आप कभी इस बात के लिए माने नहीं। उसी समय आद्या बिटिया जो अपने दादाजी के साथ शहर घूमने आई थी, जो बड़े मालिक के दूर के जान पहचान वाले थे, सीबू और आद्या की जल्दी ही दोस्ती हो जाती है। आप उस समय बिजनेस के किसी काम से शहर से बाहर गए थे। मुश्किल से 10 दिन को जान पहचान में ही वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। वहीं अनवय के जहन में सिर्फ एक नाम घूम रहा था, आद्या। जगतार जी आगे बोलना शुरू करते हैं, भाभी जी यानी कि आपकी माँ रुक्मणी जी ने जाने क्या क्या सोचकर शिबू बाबा और आद्या बिटिया की शादी का फैसला कर लिया। उन्होंने शिबू बाबा को इसके लिए मना भी लिया था और जिस दिन उनकी शादी थी आप उसी दिन वापस आए थे, तो आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं थे और न ही एक दूसरे के बारे में कुछ जानते थे। पहले तो शिबू बाबा खुशी खुशी सारी रस्में कर रहे थे, लेकिन शादी वाली रात उन्होंने बहुत गलत कदम उठाया। जयमाल के बाद वो बिना किसी को बताए घर छोड़कर चले गए, जिससे बड़े साहब और भाभी जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तब भाभी जी और बड़े साहब के बहुत कहने पर आप आद्या बिटिया से शादी के लिए मान गए और आप दोनों की शादी हो गई। लेकिन आद्या बिटिया को इस बारे में कुछ पता नहीं था। जगतार जी गहरी सांस लेकर, बेचारी ने बचपन में ही अपने माँ पापा को खो दिया था, लेकिन फिर भी शिबू बाबा के जाने के बाद वो टूटी नहीं, बल्कि सबके फैसले को कबूल कर लिया। लेकिन वो भी उसका साथ नहीं निभा पाया। शादी वाली रात ही आपको किसी काम से कहीं बाहर जाना था, पर उस दिन आपके जाने के बाद आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया और रोहन किसी तरह आ गया था। शिबू बाबा की अभी तक कोई खबर नहीं थी। आपके एक्सीडेंट की बात सुनकर आद्या बिटिया के दादाजी बुरी तरह टूट गए। शिबू बाबा के जाने से वो पहले ही दुखी थे, लेकिन आद्या के लिए उन्होंने खुद को संभाल लिया। पर आपके एक्सीडेंट में आपकी मौत की खबर सुनकर उन्हें आद्या की चिंता होने लगी, जिसकी वजह से उन्हें अटैक आ गया और आद्या का इकलौता सहारा उसके दादाजी भी इस दुनिया से चले गए। बड़े साहब और भाभी जी की हालत भी खराब थी। बहू के हाथ की मेहंदी का रंग भी ना उतरा था। बेटे की मौत की खबर आई थी। जितने लोग उतने ताने आद्या बिटिया को सुनने पड़े थे, और पहले शादी के मंडप में छोड़ी हुई के ताने और दूसरी शादी के बाद ही अपने सुहाग को खा जाने के ताने। पर यह सब भी कम था कि रोहन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने सारे नकली पेपर बनवाकर पूरा बिजनेस अपने नाम करवा लिया। पुराने सभी काम करने वालों को घर और ऑफिस से बाहर निकाल दिया, जिससे कोई भी उनकी मदद ना कर सके, और उनके अपने ही घर में उनसे नौकरों की तरह बर्ताव करता था। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने आद्या बिटिया से शादी करने का प्रपोजल सबके सामने रखा। उसकी बात सुनकर बड़े साहब गुस्से से बौखला उठे और उन्होंने रोहन पर हाथ उठा दिया, जिससे रोहन उनसे बदतमीजी से पेश आया और उन्हें धक्का दे दिया। बड़े साहब आपके और शिबू बाबा के जाने से वैसे ही दुखी थे। रोहन के बर्ताव ने उन्हें बहुत तकलीफ दी। नतीजा ये निकला कि उनकी तबीयत खराब रहने लगी। रोहन के नौकरों में एक आदमी राजू मेरा रिश्तेदार था। जब उसने मुझे बताया वो वहाँ काम करता है, तो मैंने उससे बड़े साहब और भाभी का ख्याल रखने को कहा, जिस पर उसने मुझे बताया कि 2 दिन बाद रोहन आद्या के साथ जबरदस्ती शादी करने वाला है। उस समय समर एयरलाइंस में नौकरी करता था, जिसकी मदद से मैं उन लोगों को बचा सका
और राजू की मदद से बड़े साहब और भाभी के साथ साथ आध्या बिटिया को बचा सका। फिर बाकी सारी बातें भी बताते। सारी बात सुनकर अनबय के चेहरे पर कई भाव आए और गए, लेकिन वो सबसे ज़्यादा दुखी ये बात सुनकर हुआ कि उसकी तो पहले ही किसी और से शादी हो रखी है। आध्या सुबह उठकर फ्रेश होकर नहा धोकर पूजा करती है, फिर नाश्ता बनाती है। रात में भी उसे हिचकी आ रही थी और अभी एक बार फिर से उसे हिचकी आना शुरू हो गई थी। यार, इस दुनिया में कौन है जो मुझे याद कर रहा है? एक माँ पापा के अलावा कोई है भी तो नहीं। हो सकता है मिताली याद कर रही हो। सही है, इस अनजाने शहर में एक वही तो है जिससे कुछ अपनेपन का एहसास होता है। अनबय बिना कुछ बोले डाइनिंग टेबल से उठकर चला जाता है और अपने कमरे में जाकर तैयार होकर बाहर निकलकर सीधे ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। जाने से पहले वो अपनी आंखों में आध्या का चेहरा भर लेना चाहता था। अनबय बड़ी बेसब्री से आध्या के आने का इंतजार कर रहा था। नया नया ऑफिस खुला था, अभी तो स्टाफ भी ज़्यादा नहीं थे यहाँ, और जितने भी थे वो आ चुके थे, सिर्फ आध्या को छोड़कर। अनबय की फ्लैट 10 बजे की थी, इसलिए अब उसके भी निकलने का समय हो रहा था, लेकिन अभी तक आध्या का कोई अता पता नहीं था। अनबय को टेंशन होने लगी थी, कहीं पहले की तरह ही इस बार भी तो आध्या छुप तो नहीं गई। यही सब सोचकर वो समर के केबिन में जाने के लिए अपने केबिन से बाहर निकलता है। तभी उसकी नज़र सामने से आ रही आध्या पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो एक गहरी सांस लेकर अपने केबिन के दरवाजे से लगकर अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है। आध्या को देखकर उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिल गया था। अनबय वापस से अपने केबिन में चला जाता है और प्यून से आध्या को अपने केबिन में भेजने के लिए कहता है। अनबय की बात सुनते ही प्यून जल्दी से आध्या के पास जाकर उसे बताता है कि अनबय उसे बुला रहा है। प्यून की बात सुनकर आध्या बिना कुछ बोले अनबय के केबिन की ओर बढ़ जाती है। जैसे ही वो डोर नॉक करती है, एक झटके से दरवाजा खुलता है और अनबय उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अनबय बिना कुछ बोले आध्या को अपने सीने से लगा लेता है। अनबय के अचानक से ऐसी हरकत करने से आध्या बिल्कुल हैरान रह जाती है। इसके पहले वो कुछ समझ पाती या कुछ कह पाती, अनबय उसे खुद से अलग करके उसके माथे पर पूरी शिद्दत से बोसा करता है और धीरे से कहता है, मेरा इंतजार करना। फिर बिना आध्या की तरफ देखे ही वो केबिन से निकलकर बाहर चला जाता है। आध्या तो अभी तक बुत बनी खड़ी थी। उसे होश तब आता है जब समर वहां आकर उससे अनबय के बारे में पूछता है। समर की आवाज़ सुनकर उसे समझ आता है कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था और उसका दिल जोर से धड़क उठता है। घबराहट के मारे उससे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। वो खुद को संभाल कर समर के सवाल का जवाब दिए बगैर ही केबिन से निकलकर बाहर चली जाती है। समर कंफ्यूज सा उसे देख रहा था, फिर कंधे उचकाते हुए वो भी वहां से चला जाता है। समर के मोबाइल का मैसेज टोन बजा तो अपना मोबाइल देखने लगता है, जिसमें अनबय का मैसेज आया था। वो मुंबई जा रहा है। यहाँ आध्या और उसके माँ पापा की जिम्मेदारी समर और रोमिल के ऊपर डालकर बहुत जल्द वो सबसे मिलेगा। तब तक उसके बारे में ना ही माँ पापा को और ना ही आध्या को पता चलना चाहिए। और मैं मुंबई में हूँ, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। किसी को मतलब किसी को भी नहीं। समर अपने मोबाइल में व्यस्त आगे बढ़ता जा रहा था कि किसी से टकरा जाता है। टकराने की वजह से वो बिल्कुल भी संभल नहीं पाता और सीधे नीचे गिर पड़ता है। पर इससे पहले कि वो कुछ बोलता, उसे अपने होठों पर बहुत ही नर्म सा एहसास होता है। फिर उसे एहसास होता है कि वो अकेले नहीं गिरा है, बल्कि उसके साथ कोई और भी गिरा है। जब वो अपनी आँख खोलता है तो उसे किसी की आंखें दिखाई देती हैं, जो बड़ी होकर भी छोटी ही लग रही थीं। तभी उसे एहसास होता है ये एक लड़की है जिसके ऊपर वो गिरा है और उसके होठ उस लड़की के होठों पर हैं, जिससे वो झटके से उसके ऊपर से हट जाता है और उसके बगल में लेट जाता है। तभी आध्या उनके पास आकर, अरे मिताली तू गिर गई, फिर उसे हाथ देकर उठने में मदद करती है। दरअसल अचानक गिरने से मिताली को चोट ज़्यादा लग गई थी। उसकी कमर बुरी तरह से दर्द हो रही थी। ऊपर से समर के गिरने की वजह से उसके पैर और सर और पीठ में दर्द हो रहा था। समर के नीचे मिताली थी, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन अचानक गिरने से उसके हाथ की नसों में खिंचाव आ गया था, जिससे थोड़ा दर्द था। आध्या मिताली को सहारा देकर ले जाकर कुर्सी पर बैठाती है। तब तक प्यून फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है। जब समर उन्हें ऐसे देखता है
तो उसे समझ आता है कि इस लड़की को चोट ज़्यादा लग गई है शायद। तो वो आद्या से कहता है, आद्या तुम उस केबिन में चली जाओ और वहाँ जाकर अच्छे से दवाई लगा दो। आद्या एक नज़र समर को देखती है जो दूसरी तरफ देख रहा था। वहीं मिताली तो सिर्फ उस लड़के को ही घूर रही थी। मिताली की हरकत देखकर आद्या को अपना सर पीटने का मन हो रहा था। वो झटके से मिताली को खड़ा करती है तो मिताली की आह निकल जाती है। क्या कर रही है यार, तू मेरी दोस्त है या दुश्मन जो मुझे इतने झटके से ले जा रही है? आराम से ले चल, मिताली अपना मुंह बनाते हुए कहती है। मिताली की आह की आवाज़ से समर एक बार फिर से मिताली की तरफ देखता है तो आद्या उसे अपने साथ लिए समर के केबिन में जा रही थी। समर अपने हाथ को हिलाते हुए वहीं से चहलकदमी करने लगता है। आद्या मिताली को अंदर ले जाकर उसकी पीठ और कमर में मूव लगाती है और उसे दर्द की दवा देकर वो दोनों वापस बाहर आ जाती हैं। उन्हें बाहर आता देखकर समर अपने केबिन में जाने लगता है कि तभी एक बार फिर वो मिताली से टकराते टकराते बचता है। समर घूरकर मिताली को देखता है, फिर उसके बगल से निकलते हुए वो अपने केबिन में चला जाता है। समर के जाते ही मिताली आद्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहती है, अद्दू मैंने तुझे बताया था ना, मुझे मॉल में एक लड़का मिला था। यार तुझे पता है वो कौन था? कैसे पता होगा, अभी अभी जो मुझसे टकराया था ना वो वही था। हाय यार मैं तो बाबरी हो गई थी यार, इतना हैंडसम बंदा है वो। मिताली उत्साहित होकर कहती है, वो हमारे दूसरे बॉस हैं, तो ज़्यादा आसमान में मत उड़ और चुपचाप जाकर अपना काम कर, और अगर दर्द ज़्यादा हो तो सर को बताकर छुट्टी लेकर घर चली जा। वहीं केबिन से बाहर निकलते हुए समर आद्या और मिताली की बात सुन लेता है। तभी उसे याद आता है, ऐसे ही आंखें फाड़े ये मुझे मॉल में भी घूर रही थी। तभी उसकी नज़र आड़े तिरछे मुंह बनाते हुए मिताली पर जाती है और उसकी नज़र उसके होठों पर ठहर जाती है। ये याद आते ही कि अभी थोड़ी देर पहले समर के होठ उसके होठ पर थे, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो अपने होठ पर जीभ फेर कर अपना सिर झटकता है, फिर वहाँ से चला जाता है। आद्या को आज सुबह अनबय ने अपने केबिन में बुलाया था, लेकिन उसके बाद एक बार भी वो उसे नजर नहीं आया था। पहले तो उसकी हरकत याद कर आद्या को गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी वो खुद को शांति रखती है। लंच टाइम में आद्या और मिताली एक साथ लंच करती हैं, फिर दोनों अपने काम में लग जाती हैं। अब तो धीरे धीरे शाम हो गई और जाने का समय हो गया, लेकिन अनबय ने एक बार भी आद्या को नहीं बुलाया, जिससे आद्या को थोड़ा अजीब तो लगा। लेकिन फिर वो भी सोचने लगी, अच्छा ही तो है, कम से कम सिरफिरा की शक्ल नहीं देखनी होगी, वरना पता नहीं क्या करेंगे। सुबह कैसे मुझे अपने गले लगा लिए और तो और माथे पर किस भी कर दिया। पता नहीं कैसे इंसान है, समझ ही नहीं आते। अच्छा ही है, मुझे भी आराम ही रहेगा। आद्या और मिताली दोनों साथ में ही घर जाने के लिए निकल जाती हैं। मिताली की बकबक शुरू थी और आद्या शांति से उसे सुन रही थी। इसी तरह दिन रात बीतने लगे। अनबय को गए एक सप्ताह बीत चुका था, लेकिन आद्या को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। वो सिर्फ इस बात से थोड़ी खुश हो जाती कि अब अनबय उसे परेशान नहीं करता, लेकिन कभी कभी उसकी नज़र बेसाख्ता ही उसके केबिन की ओर चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन वो अनबय के केबिन के दरवाजे को देख रही थी, तभी प्यून उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। तो जैसे उसके दिल की धड़कन ये सोचकर बढ़ जाती है, शायद अनबय ने उसे बुलाया है। भैया आप जाइए, मैं अभी आती हूँ, आद्या कहती है। कहाँ जाएंगी मैडम? प्यून कहता है। अनबय सर ने बुलाया है ना, आद्या कहती है। अरे नहीं मैडम, मैं तो आपको ये समर साहब ने जो फाइल भेजी है ये देने आया था, और अनबय साहब तो उसी दिन यहाँ से चले गए जब उन्होंने आपको सुबह सुबह ही बुलाया था। तब से आज तक वो ऑफिस ही नहीं आए हैं, कहकर प्यून वहाँ से चला जाता है। प्यून की बात सुनकर आद्या हैरान रह जाती है। पिछले 1.5 हफ्ते से अनबय यहाँ नहीं है। तभी उसे याद आता है, अनबय ने उसके माथे पर बोसा कर उससे कहा था उसका इंतजार करना। एक पल के लिए आद्या अपनी ही सोच पर हैरान रह जाती है। वो अनबय के बारे में क्यों सोच रही है? वो यहाँ रहे या कहीं और जाए, उसे क्या, पर न जाने क्यों ये जानकर अनबय उस दिन से आया नहीं है। आद्या के दिल में एक दर्द सा महसूस होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। शाम को जब वो घर पहुंचती है तो रुक्मणी जी को देखते ही उसकी रुलाई फूट पड़ती है।
और वो रुक्मणी जी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। आध्या को इस तरह से रोता देखकर रुक्मणी जी और रजत जी भी घबरा जाते हैं। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? मेरा बच्चा, कुछ तो बोलो। थोड़ी देर बाद आध्या खुद को संभालती है और शांत होती है। उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था वो क्यों और किस लिए रो रही है। वो शर्मिंदा सी रजत जी और रुक्मणी जी के सामने खड़ी हो जाती है। पता नहीं माँ, अजीब सी बेचैनी हो रही थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और जब आपको देखा तो रोना आ गया। आध्या नजर झुकाकर कहती है, कोई बात नहीं बेटा, होता है कभी कभी, तू जाकर आराम कर ले। थोड़ा आराम करेगी तो तुझे भी अच्छा लगेगा। रुक्मणी जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं। रुक्मणी जी की बात सुनकर आध्या चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली जाती है। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।